Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is दिवस द्विवेदी and I welcome you in India's Affairs by दिवस द्विवेदी. आज 5 जुलाई 2025 है. आज जो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस व पीआईबी में जो आर्टिकल आए हैं उनके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. तो पहला प्रश्न यहाँ पर बात कर रहा है जुडिशरी से रिलेटेड एक आर्टिकल था. तो उसमें प्रश्न था जुडिशियल रिव्यू के संबंध में. उसमें टॉपिक था जुडिशियल रिव्यू के संबंध में. तो थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू एम्प्लाई एंड विच डेमोक्रेटिक वैल्यू इट इज लिंक्ड. जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन जिसे कहा जाता है, क्या न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है, वह किस लोकतांत्रिक मूल्य से जुड़ा हुआ है. तो इसका क्या ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं. ऑटोनॉमी ऑफ एग्जीक्यूटिव, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड जुडिशियल कंट्रोल और इंस्टेंट रूल बाय मेजोरिटी. तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड जुडिशियल कंट्रोल इससे जुड़ा है. अब अगर आप बात करोगे जुडिशियल रिव्यू के संबंध में ना, तो मूल संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे. ठीक है, मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं थे. तो जुडिशियल रिव्यू जो शक्ति है वो ड्रिवन है, एक तरह से देखें विभिन्न जो अलग अलग अनुच्छेद हैं उससे प्राप्त हुई है. जैसे अगर आप देखो अनुच्छेद 13 की बात करो, अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, यदि कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट को क्या करता है, डाइल्यूट करता है, कम करता है, उसे क्या किया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी. तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 13 है वो किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है. एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है. उसी तरह से अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं उसमें भी आप देखो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है. इसमें कौन सी पावर, रिट संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास है. तो वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की पावर देती हैं. फिर अनुच्छेद 226 के बारे में आपने पता होगा, जो आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट के पास जो रिट संबंधी पावर उसके बारे में बात करता है. तो हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं नल एंड डिक्लेयर, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. फिर इसके अलावा जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, है ना, जो संवैधानिकता का मामला हो, अनुच्छेद 131 या 136 जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन होता है उसके अंतर्गत आता है, उसमें आता है. तो वहाँ पर अगर कोई जस्टिस देना है, वहाँ पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो कानून या संविधान के उल्लंघन की बात हो रही है, संविधान में कोई ऐसा पार्ट वायलेट हो रहा है, उसके संबंध में यहाँ पर डिसीजन दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जहाँ पे कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यूज़ की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं. अगर आप बात करो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन आप देखोगे तो मारवारी बनाम मेडिसन एक केस था यूएस में. मारवारी बनाम मेडिसन ये केस था यूएस में 1803 में. तब पहली बार इसके बारे में जिक्र हुआ था. बाद में अगर आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू का जो केशवानंद भारती मामले में भी होता है, ठीक है ना, केशवानंद भारती मामले में भी होता है 1973 में. फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, हालांकि इससे पहले 1967 में होता है. तो इस तरह से अगर आप देखें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बातें थी जो हमने यहाँ पर देखी. अब जुडिशियल रिव्यू के संबंध में तो पहला प्रश्न है ही, ये तो हमने देख लिया. इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे को देखते हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक जो लोकतंत्र है उसका अनिवार्य विशेषता क्या है. जुडिशियल रिव्यू पहला, सेपरेशन ऑफ पावर, अनचेक्ड मेजोरिटेरिज्म, चौथा फ्री प्रेस या स्वतंत्र प्रेस. अब इसका सही आंसर क्या होगा. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 4 है, ठीक है ना, 1 3 4 है, 2 3 ऑल ऑफ द अबव है. तो इसमें आप देखोगे कि जो ये ऑप्शन है क्या, अनचेक्ड मेजोरिटेरिज्म, मतलब कि बहुसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यक चाह रहे वही लागू कर देना, वही इंप्लीमेंट कर देना. ये क्या है ना, ये भाग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी उसका पार्ट नहीं है. तो तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा. तो तीसरा जैसे आप एलिमिनेट करोगे तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर में अनुच्छेद 50 बात करता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग शक्तियाँ होंगी, है ना, अनुच्छेद 50. ठीक है. और ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, जो डीपीएसपी है. ठीक है, डीपीएसपी में प्रोविजन किया गया है कि जो संविधान में जो भारत में बॉडियां हैं इनकी अलग अलग शक्तियाँ होनी चाहिए, जिससे ये क्या कर सके, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकें. ठीक है, पार्ट 4 में, पार्ट 4. ठीक. दूसरा प्रश्न यहाँ पे बात करता है जीएसटी के संबंध में. जीएसटी संबंध में एक आर्टिकल था, उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न द हिंदू में आर्टिकल था. आप देखो नीचे वाले कॉलम में, अगर आपने पढ़ा होगा द हिंदू का पेपर, तो नीचे वाले कॉलम में जीएसटी का आर्टिकल था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीएसटी इन इंडिया. जीएसटी के संबंध में विचार करना है. सेस कलेक्टेड अंडर जीएसटी इज पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स. अब ये आपको बताना है कि अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि क्या जो सेस है वो विभाज्य करों में आता है, मतलब उसको बांटा जाता है. तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे उठता है. दूसरा, फ्यूल एंड अल्कोहल आर करंटली इंक्लूडेड अंडर द जीएसटी रिजीम. तो जो फ्यूल है, ईंधन है, और जो शराब है उसको इंक्लूड कर दिया गया जीएसटी रिजीम में, ये भी आप क्वेश्चन है. तीसरा, जीएसटी जो डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है,
अब इन तीनों के बारे में आपको बताना है। अब देखिए, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी इसके संबंध में तो आपको पता होगा जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम सही है। इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे नहीं है जीएसटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो किसी से डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, अगर आप देखो सामान के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली फ़र्क क्या है? सीधे जिस पे कराघात और करापा, जिस पे कर लगाया जा रहा है सीधे वही कर का भुगतान कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे व्यापार पर लगाया जाए लेकिन वो ग्राहक से लेते हैं, तो इसमें अलग एक रूट होता है, इनडायरेक्ट टैक्सों से बोला जाता है। तो तीसरा तो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। फ्यूल और जो अल्कोहल है ना उसको तो इंक्लूड नहीं किया गया, आपको पता होना चाहिए। यही एक समस्या है जिस वजह से अगर आप देखोगे जीएसटी की जो रेवेन्यू है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाया, ऐसा मानना है। तीसरा, सेस कलेक्टेड अंडर द जीएसटी पार्ट और डिविजिबल पूल। तो देखिए डिविजिबल पूल का इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जो राशि है वो राज्य केंद्र दोनों में बंटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो सेस होता है ना वो इसका पार्ट नहीं होता। सेस डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता, एक विशेष उद्देश्य से लगाया जाने वाला एक कर होता है, सेस कहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लेती है। और जीएसटी कंपनसेशन से सरकार ने लगाया था जिससे जो राज्यों को हानि हो रही है जीएसटी को लागू करने से उनको भरपाई यहाँ पे की जा सके। अब अगर हम बात करेंगे जीएसटी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो इसे लागू कब किया गया था आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 1101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये कब हुआ था? 2016 में इसे पेश किया गया था, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत क्या किया गया था? जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, जीएसटी परिषद बनाई गई, जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी जब काउंसिल बनाएगी तो उसमें क्या हुआ कि आप देखोगे कि जो जीएसटी संबंधी निर्णय है वो काउंसिल लेती है, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल गठित है तो ये एक संवैधानिक निकाय है। 279 आर्टिकल ए में इसका मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद इसमें इसका मेंशन है, ठीक है। इसी संबंध में 4 और एक्ट आए थे, जैसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट आए थे, स्टेट जीएसटी एक्ट, तो 4 एक्ट आए थे। अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आप बात करो जीएसटी के बारे में कि जीएसटी की जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखो, स्ट्रक्चर अगर देखो, संरचना पे आप क्या पाओगे? सीजीएसटी है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी जिसे केंद्र सरकार प्राप्त करती है, के लिए वसूलती है। एसजीएसटी है, ठीक है ना। यूटीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, और आईजीएसटी है। तो ये 4 बेसिकली कंपोनेंट आपको जीएसटी के अंतर्गत मिलेंगे। जो आईजीएसटी से इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है, ये एक राज्य दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है उसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, फिर उसे राज्यों में बांटा जाता है, उसे आईजीएसटी बोला जाता है। जीएसटी पहले ऐसा हुआ था कि बहुत सारे कर हुआ करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, सर्विस टैक्स अलग लगता था, वैट अलग लगता था, इंटी टैक्स। लेकिन अभी क्या हो गया, उसको सारा को मर्ज एक तरह से कर दिया गया है। और जो जीएसटी काउंसिल होती है इसकी अध्यक्षता कौन करती है? वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसमें 75% जो वोटिंग राइट होते हैं किसके पास होते हैं? स्टेट्स के पास होते हैं, एक तरह से आप देखो, ठीक है। ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब जीएसटी जो भी स्लैब है, टोटल स्लैब के बारे में अगर आप देखो, स्लैब कितने हैं? स्लैब अगर आप देखोगे वैसे बेसिकली 4 स्लैब है लेकिन 5 स्लैब माना, 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब अगर देखो एक और वर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा किसी दिन। जैसे मान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जैसे मान चलिए एक व्यापारी ने क्या किया, उसको उस पर टैक्स लगा दिया है, दूसरी जगह फिर से लगा, तो जो पहला व्यापारी है जिसने लगा दिया है उसको फिर बाद में वापस आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस तरह से कुछ होता है। तब डिटेल्स जब इसका मेंस का टॉपिक देखेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये हमने जीएसटी के बारे में देख लिया। जीएसटी संबंधी एक और क्वेश्चन यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग की स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंडिया जीएसटी रिजीम। क्या प्रॉब्लम जीएसटी में आप देखोगे? स्लैब रेट आर कॉम्प्लेक्स, जटिल करधन, मतलब सेम ही प्रोडक्ट में किसी में 18% जीएसटी लग जा रहा है, किसी में 5% जीएसटी लग जा रहा है। तो एक ये जो कहते हैं धारणा एक तरह से बनी हुई है। फिर फ्यूल एल्कोहल को बाहर कर दिया गया है जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का यही सोर्स होता है। तो ये एक प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हाई रिलायंस ऑन नॉन शेयरेबल सेसेस, तीनों ही कहीं ना कहीं जीएसटी संरचना में भी प्रॉब्लम बने हुए हैं। इसके अलावा विच आर द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द फिजिकल फेडरलिज्म चैलेंज विद इन जीएसटी। अब देखिए फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? राजकोषीय संघवाद जिसे कहा जाता है, राजकोषीय संघवाद। देखिए संघवाद का मतलब क्या है? जब दो अथॉरिटी आपस में शक्तियों को शेयर करती हैं उसको संघवाद बोला जाता है। आपस में रूल कर, जैसे स्टेट हो गया और सेंटर हो गया, ये 2 अथॉरिटी हो गई है ना। लेकिन अब यहाँ पे राजकोषीय संघवाद का मतलब क्या होता है कि देखिए पैसा जो आता है उस पैसे को किस तरह से बांटा जाता है इनके बीच में, ठीक है। अभी वो जीएसटी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे निकल के सामने आया। क्यों? ऑप्शन यहाँ पे क्या है? स्टेट हैव कंट्रोल ओवर जीएसटी कलेक्शन, राज्यों का जीएसटी पर कलेक्शन है। अगर ऐसा होता तो क्यों प्रॉब्लम होती राज्यों को? नहीं होती। दूसरा, द सेस इम्पोज बाय द सेंटर इज शेयर्ड विद इन द स्टेट, जो सेस इम्पोज किया जाता है सेंटर द्वारा उसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। ये अगर होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। द सेंटर इम्पोज सेस विदाउट द कंसेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो ये चीज़ कि यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
विच आर द फॉलोइंग आर सजेस्टेड रिफॉर्म अंडर द जीएसटी 2.0। अब जीएसटी 2.0 की बात की गई इस आर्टिकल में, तो उसमें क्या बात हो गई, उसमें बेसिकली क्या बात हुई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये बात है कि पेट्रोल व शराब इन सभी को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट, तो जीएसटी जो रेट है उनको रेशनलाइज किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली क्या किया जाएगा, सिमिलर प्रोडक्ट के टैक्स किसी न किसी में लग जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। रिड्यूस डिपेंडेंसी यह भी करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया करेक्टली, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्या संविधान द्वारा स्थापित है, बिल्कुल नहीं, संविधान द्वारा स्थापित नहीं है, तो आपको पता ही है। इट इज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, यह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं है। इट इज नॉट डिसाइडेड सोनली बाय द चीफ जस्टिस, इसमें केवल मुख्य न्यायाधीश निर्णय नहीं लेते हैं, तो ये बात यहाँ पे सही है, इसमें और भी जज होते हैं वो भी निर्णय लेते हैं। इट इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉलेजियम के बारे में देख लो, बेसिकली क्या समझना जरूरी है, कॉलेजियम है क्या। कॉलेजियम के बारे में अगर आप देखो तो कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश उनको नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। अब उच्चतम स्तर के जो न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करो चाहे हाई कोर्ट की बात करो, वहाँ पर जो जजों की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। 99 संविधान संशोधन आया था जो एनजीईसी की बात करता था, ठीक है ना, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन मान के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति होती है कॉलेजियम के द्वारा होती है। संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, ना ही कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल जो व्याख्या में इसका कहीं उल्लेख हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करोगे अब सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या होता है, एक तो सीजीआई होते हैं प्लस 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है ना। न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, यहाँ पे आप याद रखिएगा। दूसरा, हाई कोर्ट में क्या होता है, सीजीआई होते हैं प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, प्लस अगर आप देखो संबंधित राज्य के सीजे होते हैं। उस राज्य से मान के लिए मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रहेंगे वो रहेंगे। तो इससे हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति होती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति होती है। अब कोरियन जो सिस्टम होता था, तो फर्स्ट जज केस आया हुआ था, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा शायद, 1981 में फर्स्ट जज केस आया, इसे एसपी गुप्ता केस बोला जाता था। एसपी गुप्ता केस जो सुप्रीम कोर्ट में जो आया उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की जो राय होगी, बेसिकली ऐसा माना जाता था कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो सलाह देता है और वो सलाह के आधार पर नियुक्ति की जाती है जजों की, जैसे अभी कॉलेजियम देती है। तो यहाँ पर पहले जो एसपी गुप्तावाद में क्या हुआ कि राष्ट्रपति की राय सर्वोपरि होगी, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी की बात यहाँ पे हुई, राष्ट्रपति सर्व से ऊपर होगा और वो मानता है तभी, उसका मन है तभी वो नियुक्त करेगा। फिर सेकंड जज केस आया 1993 में, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि न्यायालय की राय सर्वोपरि मानी गई, उसमें कहा गया कि जो भी राय यहाँ पे सीजीआई दे रहा है उसको मानना पड़ेगा, उस व्यक्ति की नियुक्ति आपको करनी पड़ेगी। फिर थर्ड जज केस आया 1998 में, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई अकेले निर्णय नहीं लेगा, ठीक है, उस पर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी देंगे। मतलब क्या, अब जो राष्ट्रपति को सलाह दी जा रही है वो तो बात सही है, लेकिन इस तरह से ऐसा लग रहा था कि सीजीआई की तानाशाही चल रही है। यहाँ पे ऐसा बोला कि सीजीआई होना चाहिए प्लस 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होने चाहिए, वो बताएंगे यहाँ पर, इसके मध्य ये बताएंगे यहाँ पर कि किसको यहाँ पर अपॉइंट करना है जस्टिस को, ठीक है। फिर फोर्थ जज केस किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है एनजेसी वाला जो मामला था, उसमें क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था, जिसे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आप बात करो पावर के बारे में, तो आपने अनुच्छेद 124(2) के बारे में देखा होगा, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की पावर है, परामर्श वाली शक्ति जो है वो उसके संबंध में आर्टिकल है सीजीआई 124(2). वहीं 270 अनुच्छेद बात करता है हाई कोर्ट के संबंध में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब इसे जो एनजीसी है ये कब पेश किया गया था, इसे आपको पता होना चाहिए कि 2014 में इसको पेश किया गया था एनजीसी को। इस तरह से हमने इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, व्हाट इज द टारगेट इंक्रीज इन इंडियाज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बाय 2047 एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट में। इसका आंसर क्या है, 6 टाइम तक हमें एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाना है। अगर आप बात करें उसका परमाणु संख्या होती है 13 है, न्यूक्लियर जो नंबर होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। हल्की धातु एक तरह से होती है और इसका स्रोत क्या होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है, ठीक है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अगर आप बात करोगे तो एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप जान लीजिए बेयर प्रोसेस द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। प्रमुख राज्यों में अगर आप बात करो तो अगर भारतीय राज्य है, ये वाले जो रीजन है उड़ीसा, हालांकि यहाँ पे भी उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप बात करो भारत सेकंड रैंक है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में,
एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सेकंड रैंक भारत है, ठीक है ना। और फर्स्ट रैंक में कौन है? फर्स्ट रैंक में है चीन। तो ये चीज़ 2 फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉलेजियन सिस्टम हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बैकिंग, ये बात है यहाँ पे, तो एकदम बात यहाँ पे सही है, ठीक है। दूसरा, द कॉलेजियन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बात, जहाँ पे एनजीसी की मैंने बात की थी, यहाँ पे ये देखिए, तो ये बात एकदम सही है। एनजीसी को यहाँ पे क्या किया गया था? समाप्त किया गया था बाद में, तो ये भी बात एकदम सही है। कहाँ गया? इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 19 कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलेजियम को 99वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। देखिए, कॉलेजियम को नहीं लागू किया गया, यहाँ पे एनजीसी को लाया गया था, ठीक है ना। तो कॉलेजियम तो अपने आप में एक प्रक्रिया है जो विकसित हुई है धीरे धीरे करके, तो ये वर्ड यहाँ पे गलत है, दूसरे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एनजीसी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तो ये बात एकदम सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ निपाह वायरस, तो इसका सोर्स क्या होगा? चमगादड़ व सुअर होंगे। केरल में फिर से ये वायरस मिला है, जिसके संबंध में चर्चा में आ गया है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया हैज फुल राइट ओवर विच रिवर्स, तो किस किस में से इंडिया को फुल राइट है? देखिए, 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, इंडस वाटर ट्रीटी होता है, और उसमें बात होती है कि जो पश्चिमी नदियाँ हैं, ठीक है ना, पश्चिमी नदियाँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पश्चिमी नदियाँ हैं, इस पर बात हुई कि 80% राइट किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, और 20% राइट किसका होगा? भारत का होगा, ठीक है। लेकिन जो सतलज रावी ब्यास है, उसमें यहाँ पे बात होती है कि जो 100% राइट किसका होगा? यहाँ पे भारत का होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाद में क्या होगा, अभी इसको रिव्यू करने की बात चल रही है। विच वेयर इज द इंडिया फर्स्ट WOAH रिकॉग्नाइज इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट लोकेटेड, WOAH द्वारा मान्यता प्राप्त पहला भारत का अश्व रोग मुक्त परिसर कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाए? मेरठ में है ऐसा परिसर, ठीक है। अब अगर बात करो WOAH है क्या, तो 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है मुख्यालय, और इसमें 183 देश सदस्य हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। पर्पज़ क्या है इसका? तो जो पशुजन्य जो जेनेटिक डिसीज होते हैं उसको वैश्विक स्तर पर नियंत्रित किया जाए। वन हेल्थ अप्रोच, वन वर्ल्ड अप्रोच होनी चाहिए। वेन वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था भारत में। अगर हम बात करें तो भाग 18 आपातकाल के संबंध में प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, 360 वित्तीय आपात की बात करता है, वित्तीय आपात की बात करता है, वित्तीय आपात, ठीक है। 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पद लगाया गया था, उसमें आंतरिक अशांति बोला गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, ठीक है। बाद में इसको क्या किया जाता है? इसको काट दिया जाता है किसके? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और इसको यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है, कि मतलब कि अगर कोई मिलिट्री कू होता है तभी आप इस तरह के लगा सकते हैं। साथ ही लिखित सिफारिश को भी इंक्लूड किया जाता है कि लिखित सिफारिश के आधार पर ही यहाँ पर आपातकाल को लगाया जाएगा। विच GM क्रॉप हैज़ बीन कॉमर्शियली अप्रूव बाई कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, तो किसको अप्रूव किया? कपास को। केवल BT कॉटन ही भारत में अप्रूव है जेनेटिकली, बाकी कोई भी जो ऐसी जो फसल यहाँ पे भारत में इंक्लूड नहीं। BT बंजल किया गया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। इसी के संबंध में एक और प्रश्न है, GM सोयाबीन, GM मैजे हैव बीन कॉमर्शियली अप्रूव बाई कल्टीवेशन इन इंडिया, ये बात एकदम गलत है। केवल BT जो कॉटन है उसी को अप्रूव किया गया है। एलिमिनेट कर दो आसानी से, तो यहाँ पे आप मामला फंस जाता है। ओनली GM कॉटन हैज़ बीन अप्रूव कल्टीवेशन इंडिया, ये बात एकदम सही है। और GES जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, वो इसको अप्रूव करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली। इसके बारे में एक बड़ा वीडियो देखेंगे GM क्रॉप के बारे में। आज